हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अधिगम निर्योक्ता या अधिगम संबंधी विकार। आज हम अधिगम निर्योक्ता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को हम डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार? दोस्तों, जिस बच्चे को मानसिक विकार संबंधी दिक्कत होती है या कठिनाई होती है तो उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया। इसमें क्या होता है, बच्चों को तनाव आने लगता है। जैसे परीक्षा के दौरान बच्चे जो है तनाव में आ जाते हैं, प्रेशर लेने लगते हैं अपने पे, तो इसको बोलते हैं डिस्थीमिया। ये मानसिक संबंधी विकार होता है। अगला है गणितीय विकार। दोस्तों, जिस बच्चे को गणना संबंधी दिक्कत हो, है ना, गणना संबंधी या गणित में जोड़ घोड़ घटाव की भूमिका में बच्चे को दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, या गणितीय संबंधी किसी भी समस्या को हल करने में बच्चा कठिनाइयां महसूस कर रहा है, तो उसको होता है डिसकैलकुलिया। कौन सा विकार होता है? डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से याद रखना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? हम गणितीय संक्रिया हल करते हैं, जोड़ घटाओ भाग करते हैं। तो इससे याद रखना, गणितीय संबंधी विकार अगर किसी बच्चे को है तो उसको कौन सा विकार है? डिसकैलकुलिया। अगला है पठन विकार। तो दोस्तों, पढ़ने से संबंधित जो भी बच्चे को कठिनाई हो या पढ़ने से संबंधित बच्चे को विकार हो, पठन विकार हो, तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए? ऐसा भी नहीं है दोस्तों। के 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से बच्चे को सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। के 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं। दोस्तों, कोई भी बच्चा हो, वो क्या श्रव्य बाधित बच्चा हो, दृष्टि बाधित बच्चा हो, किसी बच्चे को सुनाई ना देता हो, दिखाई ना देता हो, किसी भी बच्चे के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार मतलब स्पेशल बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। सबके साथ शिक्षक को एक कक्षा में सामान्य व्यवहार बना के रखना चाहिए, बल्कि बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उनको जो है वो सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसे यहाँ दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, बच्चा क्या है, दृष्टि बाधित है, उसको देखने में कठिनाइयां महसूस हो रही है या वो सही तरीके से देख नहीं पा रहा है, तो ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वो श्रव्य सीढ़ी यानी सुनने वाली सीढ़ी के माध्यम से बच्चे को सहायता उपलब्ध कराए ताकि बच्चा सुन सुन के ज्ञान को अर्जित कर सके। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर यानी 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए। ठीक है ना, इनको सिखाने संबंधी समस्या हो, इस बच्चों में जो सीखने संबंधी समस्या आती है, इसको सही करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो बच्चों की अक्षमता का मतलब है जिस भी कार्य में बच्चे अक्षमता मतलब कठिनाई महसूस कर रहे हो, अक्षमता महसूस कर रहे हो, उस कार्य को ठीक से कर ना पा रहे हो, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, लेखन का कार्य, पढ़ने का कार्य है ना,
बोलने का कार्य, किसी भी कार्य में बच्चे जो है अक्षमता महसूस कर रहे हो तो उसके अनुसार शिक्षक को शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई बच्चा श्रव्य बाधित है, उसको सुनने में जो है कठिनाइयां महसूस हो रही है, या वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसी शिक्षण पद्धति से पढ़ाना चाहिए जहां बच्चा देख देख के ज्ञान को सीख सके। ठीक है, और जो बच्चा श्रव्यबाधित दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, जिस बच्चे को देखने में कठिनाई है, या जो बच्चा पूर्ण रूप से अंधा है, उसको श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से, सुनने वाली सीढ़ियों के माध्यम से, सुनाने के माध्यम से जो है ऐसी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो सुनकर ज्ञान को अर्जित कर सके। तो अक्षमता के अनुरूप ही विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, क्या होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं ऐसे बच्चों को सामान्यतः रूप से क्या होता है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या फिर डिस्थीमिया। तो मेरे भाइयों, मैंने डिसकैलकुलिया के बारे में बताया था। अगर कोई बच्चा गणना संबंधी समस्या है, किसी बच्चे में गणना संबंधी विकार है, उसको कौन सा रोग होता है या किस चीज में अक्षम होता है बच्चा, डिसकैलकुलिया में। ठीक है ना, गणना संबंधी विकार। अगला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। पढ़ने से संबंधित दिक्कत या फिर पठन विकार। डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, लिखने से संबंधित विकार। क्या, लेखन संबंधी विकार। लेकिन इसका एक मतलब एक तरीके से, दूसरी तरीके से भी सही हो जाता है कि डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। ठीक है ना, शारीरिक रूप से अक्षम पूछ रहा ना, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता क्या है, तो डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार भी डिस्ग्राफिया कहलाता है। और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया ही होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। जबकि डिस्थीमिया क्या है, डिस्थीमिया है तनाव संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोलते हैं, शब्द जमलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्फोर्मिया, डिसलेक्सिया। तो भाइयों, यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया। और दोस्तों, ये डिसलेक्सिया ना होकर डिक्समिया है, डिसलेक्सिमिया। ठीक है ना, डिसलेक्सिमिया। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है, ये भी कट जाता है और ये वाला भी कट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। देखो मेरे भाइयों, इसमें होता क्या है, जब बच्चा किसी चीज को पढ़ता है तो वो तभी लिखता है। ठीक है ना, पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा पढ़ता है फिर उसको लिखता है। ठीक है, क्या करता है, सबसे पहले बच्चा पढ़ता है फिर लिखता है, बोल बोल कर ही बच्चा लिखने की कोशिश करता है या लिखता है। तो जब बच्चा किसी चीज में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, यहाँ बच्चा सा और वाज में कंफ्यूज हो जाता है पढ़ते समय। ठीक है ना, न्यू अनक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो बोलते समय ही कंफ्यूजन में आ जाता है। तो इसीलिए बच्चा क्या करता है, लिखने में भी गलतियां कर देता है। तो इसको डिसग्राफिया ना कहकर डिसलेक्सिया ही बोलेंगे, क्योंकि ये पढ़ने संबंधी दिक्कत है, पठन संबंधी विकार है। बच्चा पहले पढ़ता है फिर बोलता है, तो वो गलत ही पढ़ रहा है कंफ्यूजन में किसी भी चीज को, और वो लिख भी वही देता है जो बच्चा बोलता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। क्या है हमारा आंसर सही होगा, बिल्कुल नहीं, गलत। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा सीख नहीं सकता है किसी चीज को, वो बच्चे में सबसे ज्यादा गलतियां करता है बच्चा। गांव के बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, सीख नहीं सकते हैं किसी भी चीज को, जबकि शहरी बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं। क्या ये सही है, नहीं, ये भी सही नहीं है, हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है।
अगला हमारा है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः सीखने संबंधी निरयोगता सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। हाँ, ये हो सकता है, पर अभी और भी देख लेते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लाब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, यानी जिन बच्चों का बुद्धि लाब्धि या आईक्यू लेवल स्तर बहुत अच्छा होता है उन बच्चों में सीखने संबंधी निरयोगता पाई जाती है। नहीं दोस्तों, अगर वो सीखने संबंधी निरयोगता उसमें पाई जाएगी तो वो श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ कहलाएगी, औसत बुद्धि कहाँ कहलाएगी, वो मंद बुद्धि वाले बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। देखो यहाँ क्या है, किसी शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग, मतलब जिस बच्चे हाथ से पैर से किसी भी तरह से विकलांग है, उनका शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है या नहीं है किसी वजह से कोई अंग, तो उसके लिए शिक्षिका उन बच्चों को कैसे संबोधित करेगी, किस तरह से बुलाएगी उनको, कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, उनको पोलियोग्रस्त बच्चे के नाम से बुलाएगी, या फिर पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं, या ये कहेगी। पहिया कुर्सी मतलब जिन बच्चों के पैर वगैरह खराब होते हैं, पोलियो होता है या किसी का पैर नहीं होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वे साइकिल वाली कुर्सी, जो पहिया वाली कुर्सी होती है, उस पर बैठ के जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या ये कहना उचित होगा? नहीं, ये भी नहीं दोस्तों, हमारा ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये हो सकता है, पर देख लेते हैं। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये भी हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ देखना क्या है, इन दोनों में से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को समझिए। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। दोस्तों जब वो शारीरिक रूप से, मतलब जब बैसाखी का प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब उसके पैरों में पोलियो है या पैरों में विकलांगता है, जिस वजह से बच्चा जो है सही से चल फिर नहीं पाता है, उसको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ अगर बच्चा अपनी बैसाखियों के साथ चल जाएगा, खेलेगा, तो मतलब जब बैसाखियों का प्रयोग करके वो जीवन को गुजार रहा है, उसको किसी सहारे की जरूरत है, तो क्या वो खेल में मैदान में जाने के लिए तैयार होगा, वो खेल पाएगा नहीं ना, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। लेकिन शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, वो कक्षा में ही कोई भी गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, ये कहना बहुत बढ़िया होगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला है, गतिक कौशलों में अधिगम निरयोगता कहलाती है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो भाइयों डिस्फ्रेजिया या फिर डिस्फेजिया भी बोलते हैं, डिस्फेजिया संबंधी निरयोगता किन बच्चों में होती है? जो बच्चे भाषा संबंधी, कह सकते हैं भाषा संबंधी विकार, या फिर उन बच्चों में होती है जो बच्चे संप्रेषण को ठीक तरीके से नहीं कर पाते, अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। संप्रेषण का मतलब है एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना। तो जो बच्चे संप्रेषण संबंधी कठिनाई महसूस करते हैं, या जिन बच्चों को संप्रेषण संबंधी दोष, संप्रेषण संबंधी दोष होता है, तो उसको कौन सी निरयोगता होती है? डिस्फ्रेजिया होती है। डिस्कैल्कुलिया का मैंने आपको बताया है, गणना संबंधी दिक्कत या गणितीय विकार। ठीक है ना, गणना संबंधी, या फिर जिन बच्चों में गणितीय विकार हो उन बच्चों को कौन सा रोग होता है? डिस्कैल्कुलिया। या कौन सी निरयोगता होती है? डिस्कैल्कुलिया। गणना संबंधी विकार। और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, पढ़ने से संबंधित विकार। और डिस्प्रेक्सिया होती है गतिक कौशल, है ना, गतिक कौशल विकार।
गतिक कौशल विकार जिन बच्चों को होता है तो उनको कौन सी निर्योगता या कौन सा रोग होता है? डिस्प्रेक्सिया होता है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। अधिगम निर्योगता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। मेरे भाइयों, एक बार अधिगम निर्योगता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, अधिगम में अक्षमता परिवर्तनीय होती है या चर होती है? ठीक है ना, अधिगम निर्योगता कैसी होती है? परिवर्तनीय, मतलब उसको बदला जा सकता है, या चर होती है। और इसको कैसे बदला जा सकता है? एक उचित अभ्यास के द्वारा। ठीक है, उचित अभ्यास के द्वारा इसे बदला जा सकता है। इसीलिए तो अधिगम निर्योक्तियां परिवर्तनीय और चर होती है। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, ऐसा नहीं है। सुधार हो सकता है, एक उचित अभ्यास के द्वारा इसे बदला जा सकता है या इसको दूर किया जा सकता है, अधिगम क्षमता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और ये अभी मैंने बताया परिवर्तनीय होती है या चर होती है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम निर्योक्ता एक चर अवस्था है, एक स्थिर अवस्था नहीं है। स्थिर का मतलब है वो बदली नहीं जा सकती, जबकि अधिगम निर्योक्ता बदली जा सकती है, परिवर्तनीय है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। और जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। अधिगम निर्योक्ता एक चर अवस्था है। और दोस्तों, अधिगम निर्योक्ता जो है वो क्या होती है? यह एक विकार है, ना कि बीमारी। ध्यान रखना, अधिगम निर्योक्ता विकार है, ना कि बीमारी। ठीक है, ये सब जो है अधिगम निर्योक्ता की कुछ विशेषताएं हैं। और ज्यादातर अधिगम अक्षमताएं जो हैं दोस्तों मनोवैज्ञानिक होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, पर मस्तिष्कघात, पर अभिघात तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकार। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पर अभिजातज तनाव। ठीक है, ये क्या है? ये विकासात्मक विकारण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, विकासात्मक विकार का या विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, पर अभिघातज तनाव। आत्मविभो क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, कई तरह की बच्चों में जो विकास की प्रक्रिया में कई तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, इनमें से एक आत्मविभो एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने आस पास के वातावरण से अनजान रहता है। क्या रहता है? अनजान रहता है। तो दोस्तों, आत्मविमोह कैसी बीमारी है? आत्मविमोह एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण से अनजान रहता है। और दोस्तों, परमस्तिष्कघात के दौरान बच्चों में संवेदनशीलता का लोप हो जाता है। संवेदनशील मतलब उनके भाव जो है लुप्त होने लगते हैं, उनके भाव प्रकट करने में बच्चा असमर्थता महसूस करता है। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक अक्षमता का विकास हो ही जाता है। और दोस्तों, इसी तरह से होती है न्यून अवधान सक्रिय विकार। क्या होती है? न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा ज्यादा देर तक अपना ध्यान जो है किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं कर पाता है। ठीक है ना, उसको जो है मतलब इस बीमारी के दौरान क्या होता है, बच्चे को किसी बिंदु पर या किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने में बच्चों को कठिनाई महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। दोस्तों, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था डिस्प्रेक्सिया क्या है? गतिक कौशल विकार। ठीक है ना, गतिक कौशल विकार। जबकि डिस्ग्राफिया क्या है?
लेखन संबंधी विकार। जब बच्चा लेखन में लिखने में कठिनाई महसूस करता है तो उसको क्या होता है, उसको डिस्ग्राफिया होता है। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से कैलकुलेटर यानी गणना संबंधी विकार। और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मैंने बताया था जब बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करे, ठीक से पढ़ ना पाता हो, बोल ना पाता हो, तो उसको जो है कौन सा विकार होता है, उसको डिसलेक्सिया होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित में अधिक निरयोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात हो रही है गणित में अधिक निरयोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों देखो, जब हम किसी निरयोक्ता का, किसी कमी का पता लगाते हैं, उसको पता लगाए कैसे लगाएंगे, बच्चे का आकलन करेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे, ये होता है आकलन करना। ठीक है, तो जब हम किसी गणितीय संबंधी विकार वाले बच्चे की निरयोक्ता का पता लगाने के लिए कि गणित में बच्चा क्यों अक्षमता महसूस कर रहा है, क्यों अधिगम में निरयोक्ता महसूस कर रहा है गणित में, ठीक है ना, क्यों गणना संबंधित बच्चे में विकार है या गणना संबंधित बच्चे में निरयोक्ता है, जब हम इसका आकलन करते हैं तो हम उसके लिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं। दोस्तों निदानात्मक होता क्या है, निदान का मतलब बच्चे की कमी को दूर करना नहीं होता है, निदान का मतलब होता है बच्चे की कमी को पहचानना। ठीक है ना, कमी को पहचानना। निदान का क्या मतलब होता है, बच्चा किस कारण से, क्या कमी बच्चे में आ रही है और किस कारण से बच्चे को ये कमी आ रही है कि बच्चा जो है अधिगम में निरयोक्ता महसूस कर रहा है, उसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। जब इस कमी को पहचान कर इसको ठीक किया जाता है, उस ठीक करने की प्रक्रिया को कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों बच्चा क्या कर रहा है, लिखने में किसी भी शब्द को उल्टा करके लिख देता है, ठीक है ना, या फिर शब्दों को वापस से उल्टा करके लिख देता है। तो इसमें क्या है, लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिल रही हैं। तो इस प्रकार के बच्चा जो है किस विकार का लक्षण जो है प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में असक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, अधिगम में असक्तता। दोस्तों अधिगम में असुविधा नहीं होती है, ठीक है ना ही समस्या और ना ही कठिनाई, अधिगम में सिर्फ असक्तता होती है, अक्षमता होती है, ठीक है, और निर्योग्यता होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, अधिगम में असक्तता को। क्वेश्चन नंबर 14, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। दोस्तों यहाँ लेखन संबंधी रोग की बात हो रही है, ठीक है ना, बच्चा विकृत लिखावट मतलब लिखने से संबंधित गलतियां कर रहा है, ठीक से लिख नहीं पा रहा है। तो बच्चा की किसकी अक्षमता का जो लक्षण है या किसकी योग्यता की कमी का लक्षण हो सकता है बच्चे में, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। दोस्तों डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, पीछे बताया था, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार, डिस्प्रेक्सिया बताया था गति कौशल संबंधी विकार, डिसग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 15, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है
तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? जबकि उसकी औसत बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, और वो भाषा को समझने, ध्यान रखना यहाँ भाषा की बात हो रही है दोस्तों, पढ़ने की नहीं हो रही है। भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, तो वह संकेत देता है कि बच्चा लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, गणितीय अक्षमता या डिस्कैलकुलिया का, गति समन्वयन अक्षमता डिस्प्रेक्सिया का, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया का। दोस्तों अगर ये पूछता भाषा संबंधी दोष, किसी बच्चे को भाषा संबंधी दोष है, लेकिन यहाँ बात हो रही है भाषा को पढ़ने की, ठीक है। किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है भाषा को पढ़ने की। अगर ये कहता कि भाषा संबंधी दोष है, बच्चा अपनी भाषा को सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाता, अपनी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, संप्रेषण संबंधी दोष है, बच्चा भाषा का ठीक प्रकार से संप्रेषण नहीं कर पाता, तो उसको कौन सा दोष है? तो उसको हम जो बताते हैं उसको बताते हैं डिस्फेजिया। क्या बताते हैं? डिस्फेजिया। लेकिन यहाँ क्या है? भाषा को पढ़ने संबंधित दोष है, और पढ़ने संबंधित दोष क्या होता है? पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? दोस्तों अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे स्वयं के प्रति लापरवाही, ध्यान का भटक जाना, संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक का मतलब है अपने भावों को, ठीक है ना, अपने भावों पर नियंत्रण ना कर पाना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, वो किसी भी चीज में एकदम से भावात्मक रूप से जुड़ जाना, भाव उत्पन्न कर देना, उसको सही तरीके से अपने भाव को नियमित, मतलब एक निश्चित स्थिर स्थिर कह सकते हैं, मतलब जहाँ जिस भाव की जरूरत हो, जितना जिस भाव की जरूरत हो उसको सिर्फ उतना ही प्रकट करना। यहाँ क्या होती है? बच्चे में संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है, ठीक है। बच्चा कहाँ कौन सा संवेग कौन सा भाव उत्पन्न करेगा ये ठीक से बच्चे को भी नहीं पता होता है, ठीक है। सामान्य से ज्यादा सक्रियशील, कार्य की मंद गति, प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, तो दोस्तों कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव, मूड का जल्दी जल्दी बदलना, यानी संवेगात्मक स्थिरता। बच्चे में संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती है, बच्चे में संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती है, बच्चे का मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, एकदम से बच्चा हंसने लगता है, कभी प्यार आ जाता है, इस तरह के जो बच्चे में हरकत करता है तो उसको क्या होता है? उसको संवेगात्मक अस्थिरता बोलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, अपमानजनक व्यवहार। बी डी वास सा 21 को 12 लिखना नहीं, ये भी नहीं है। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये भी नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर बैठेगा। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यवहारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, दी तो जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों पहले सबसे पहले जो है बच्चों को इस लायक बनाना होता है, तो हमारा ये ऑप्शन जो कट जाता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये हमारा ऑप्शन जो राइट हो सकता है, अभी देख लेते हैं। और भी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाता। दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सभी बच्चे पढ़ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा देर में सीखेगा, बस अंतर इतना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। श्रवण असमर्था
श्रवण मतलब सुनने संबंधित कठिनाई जिस बच्चे को हो या असमर्था हो, ऐसे वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। मतलब जहाँ जो है बहरे बच्चे पढ़ते हों उनको उसी विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं भेजाना चाहिए। नहीं दोस्तों, यह समावेशी शिक्षा का हनन है। समावेशी शिक्षा कहती है सभी बच्चों को एक समान, एक स्कूल और एक कक्षा में शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यही समावेशी शिक्षा का नियम है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। नियमित विद्यालय, जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनमें बच्चे, ऐसे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बच्चा सुन नहीं पा रहा है बस, ठीक है, उसको क्या है, उसको कान की मशीन ला के दें ताकि बच्चा जो है सुन पाए, ठीक से सुन पाए। बच्चे को कक्षा में आगे बैठाएं जिससे शिक्षक की आवाज़ बच्चा जो है बिल्कुल ठीक से सुन सके। अगर बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है तो उसको जो है उसके होठों को पढ़ सके, होठों के जो बड़बड़ करने की हो, मतलब जो व्यवहार है बच्चे का, होठों को देख, उसका टीचर का उसके होठों को देखकर समझने की कोशिश करे। इसलिए बच्चे को कक्षा में आगे बैठाना चाहिए, उसको नए नए साधन, नई नई टेक्नोलॉजी सुनने से संबंधित जो है वो उसको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? एक ही गति विषयक कार्यों को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। दोस्तों पहले यहां क्वेश्चन को एक बार ठीक से पकड़िए। देखो ये कह रहा है पठन वैफल्य, मतलब पढ़ने से संबंधित बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। एक ही गति विषयक कार्यों को बार बार दोहराना, ये नहीं होता है। न्यून अवधान विकार, न्यून अवधान विकार के बारे में मैंने भी आपको बताया था पीछे भी, ठीक है ना। बच्चे क्या होता है, ऐसे बच्चों में ध्यान आसानी से भटक जाता है, ये पठन वैफल्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। ये किसका है, ये ADHD भी बोलते हैं, ADHD यानी ध्यान का आसानी से भटक जाना। अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित, दोस्तों अपसारी चिंतन बहुत अच्छा चिंतन होता है। अगर ऐसा बच्चा अपसारी चिंतन कर रहा है और पढ़ने में धारा प्रवाहित, धारा प्रवाहित का मतलब होता है एक लय के साथ पढ़ना, एक धारा के साथ पढ़ना, ठीक है ना। मतलब एक लय में किसी भी पार्ट को, किसी भी लेसन को पढ़ना। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पठन वैफल्य कहाँ से होगा। पठन वैफल्य का मतलब है बच्चा पढ़ने के दौरान कठिनाई, अक्षमता, अशक्तता महसूस करे, तब बच्चे को पठन वैफल्य जो है विकार होता है। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा पढ़ने में धारा प्रवाहित है, बच्चा जो है लगातार बिना रुके एक लय के साथ पढ़ सकता है। तो हमारा ये भी आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन धारा पढ़ने की अक्षमता है ना, धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई महसूस करना या उसमें अक्षमता को ही पठन वैफल्य कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए या उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बिल्कुल ये तो करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, नहीं, ये शायद नहीं हो सकता है ना। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये भी होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ जो है गलत है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ठीक है ना, यही जो है एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अगर कोई भी अधिगम बच्चे के समाज से, बच्चे के आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ है तो बच्चे को सीखने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सही है। यहाँ पूछ रहा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी नहीं है। सूचना को अलग अलग, दोस्तों शायद ये हो सकता है ना, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए।
वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। दोस्तों अगर बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, ठीक है ना, तो बच्चा को सीखने में कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अगर एक ही सूचना को कई टुकड़ों में प्रस्तुत करे, ये जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई प्रस्तुत करेगा। या इसका यह भी हो सकता है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं, इसका यही होगा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 21, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो मेरे भाइयों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किसी भी विकलांग बच्चे के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था अब विकलांग की जगह दिव्यांग का उपयोग होगा, ठीक है ना। विकलांग की जगह दिव्यांग का उपयोग होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है? शैक्षिक असहायता, लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य, संलीनता विकार। दोस्तों संलीनता विकार होता है जब बच्चे खुद में खोए रहते हैं, है ना। मैं लिख देता हूं उसको, केवल खुद में गुम रहना, चुप चुप रहना, सबसे एकांत में जाके बैठ जाना, ये होता है संलीनता विकार। क्या होता है? संलीनता विकार, ठीक है। लेखन वैफल्य का मैंने बताया ही था आपको, डिस्ग्राफिया। और पठन संबंधी, दोस्तों मैंने बताया था ना, बी और डी अक्षरों में भ्रमित हो जाता है, वो बी को डी समझने लगता है, डी को बी समझने लगता है। यहाँ बच्चा बोलने में, ठीक है ना, बोलने से संबंधित समझने में कठिनाई महसूस करता है, तो यहाँ बच्चा लेखन संबंधी कठिनाई नहीं कर रहा है, पठन वैकल्य, ठीक है। क्योंकि हम जो भी लिखते हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, हमारा पढ़ना ही गलत हो गया हो तो हम लिखेंगे भी गलत। तो यहाँ हमारा इसलिए पठन वैफल्य जो होगा एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पठन वैफल्य। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चे असफल होते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों की अनदेखी करना है, ये हो सकता है, पर और भी ऑप्शन देखते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमी सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों नहीं, ऐसा कोई भी सवाल, कोई भी ऑप्शन जहां बच्चे को नीचा दिखाया जा रहा हो या दो बच्चों की तुलना की जा रही हो या दो समुदाय की तुलना की जा रही हो, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, ठीक है। सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चे सीखना चाहते हैं, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई बहुत देर से सीखता है, बस अंतर इतना ही होता है, ठीक है। बल्कि बच्चे जो हैं सभी बच्चे सीखना चाहते हैं। वह बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो अभिभावक कभी स्कूल नहीं गए हैं तो क्या वे अपने बच्चों को भी अनपढ़ रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो अभिभावक बहुत ज्यादा जो है इसके प्रति संवेदनशील है। बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है कि उसके माँ बाप जो हैं असफल हैं तो बच्चे भी असफल होंगे। नहीं दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, ठीक है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों की अनदेखी करना है, ठीक है। बच्चों की जरूरतों को जो है एक व्यवस्था, एक प्रशासन, एक शासन जो है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से बच्चा असफल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों बच्चा कभी गलत नहीं होता है, गलत होता है शिक्षक, प्रिंसिपल, स्कूल, अभिभावक, व्यवस्था,
ये सब चीजें गलत होती है। पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, ये सब गलत होता है। अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है तो लेकिन बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? अब दोस्तों देखो यहाँ दृष्टिबाधिता का मतलब क्या होता है? दृष्टिबाधित से मतलब है कि कोई बच्चा अंधा है या वो उसको बच्चे को दिखने में कठिनाई हो रही है। बच्चा जो है ठीक से ब्लैक बोर्ड को देख नहीं पाता है या बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। तो ऐसे बच्चों का समावेशन मतलब ऐसे सभी बच्चों को जो बच्चे देखने में, सुनने में कठिनाई महसूस करते हों या किसी और तरीके से दिव्यांग हों, इन सभी बच्चों को एक कक्षा में पढ़ाना ही समावेशन कहलाता है। तो ऐसे बच्चों को समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। कौन सा कथन जो है प्रभावशाली नहीं है? प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, यह प्रभावशाली नहीं है। दोस्तों ये तो प्रभावशाली है ना। 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ये भी प्रभावशाली है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जा सकता हो, बिल्कुल ये भी प्रभावशाली है। दोस्तों अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसको ऐसी किताब और बोर्ड जो है उसको देने चाहिए जिससे बच्चा स्पर्श करके, महसूस करके शब्दों को सीख सके। ठीक है, तो ये तो प्रभावशाली है। 3 आयामी नक्शे चार्ट, ये क्या होता है दोस्तों? ये भी एक तरीके का जो है उभरे हुए बिंदु होते हैं, उभरा हुआ होता है जिसपे जो है बच्चा हाथ लगा लगा के स्पर्श करके महसूस कर सकता है। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, देखो जब बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से बोलेगा, पढ़ेगा या सामने वाले को सुनेगा, ठीक है ना, तो इससे भी बच्चा जो है मतलब मोटिवेशन हासिल करेगा, अभिप्रेरित होगा। ठीक है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। दोस्तों यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, सीटेट ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ही उलझा कर रख देता है आपको। यहाँ बात हो रही है दृष्टिबाधित, जो बच्चा देखने में कठिनाई महसूस कर रहा है या किसी उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो बच्चे होते हैं दृष्टिबाधित। तो ऐसे बच्चों को दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए आप कंप्यूटर का प्रयोग करोगे, उनके सामने कंप्यूटर रख दोगे कि बच्चों सीख लो। जब बच्चा देख ही नहीं सकता है तो उसके सामने कंप्यूटर का क्या फायदा? समझे? तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा गलत होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। ठीक है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बच्चे को देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बच्चा तो दृष्टिबाधित है, वो देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, अतः संरचना, अभिगम्यता, अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण। दोस्तों ये तो पहले ही काट दो, ठीक है ना। विशेष स्कूलों में स्थापन, मतलब उनको दूसरे स्कूलों में भेज दो, विशेष स्कूल में। दोस्तों ये समावेशी शिक्षा का हनन होगा। सभी बच्चे, चाहे वे दिव्यांग हो, विकलांग हो, दृष्टिबाधित हो, श्रव्य बाधित हो, सभी बच्चों को एक कक्षा, एक विद्यालय, एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यही समावेशन है। ठीक है, ये भी कट जाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब है जो पाठ्यक्रम एक बनकर तैयार किया गया है, ठीक है, मानकीकृत, उसको मानक बना के दिया गया है कि आपको ये उस बच्चे को पढ़ाना है। क्या हम उसको यही बच्चे को पढ़ाएं, यही समावेशन के लिए जरूरी होगा? नहीं, ये भी गलत। ठीक है, अंतः संरचना, अभिगम्यता, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाइयों, आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 हैं, पर अगर मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी दूसरी वीडियो बना के मैं फिर किसी दिन अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जो है आपके लिए इतना बहुत है और मुझे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने लगभग इस वीडियो में अधिगम अक्षमता का सारा थ्योरी और सारा का सारा जो है मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।